कल्पना कीजिए कि कोई दोस्त आपको कहीं बाहर चलने के लिए बुला रहा है और आप मना करते हैं। तो वो कहता है, अरे तुम नहीं आओगे तो मजा ही नहीं आएगा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर जो एक अपराध बोध या हल्का सा दबाव महसूस होता है, वही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। वो छोटी सी चुभन, वो महसूस कराना कि आप किसी को निराश कर रहे हैं या कि पूरी पार्टी आपकी वजह से ही खराब हो जाएगी, ये कोई आम बात नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही जानी पहचानी साइकोलॉजिकल टेक्निक का हिस्सा है। हाँ, और आज हम इसी खेल के मतलब नियम समझने वाले हैं। हमारा विषय है मनोवैज्ञानिक हेरफेर, यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। ये वो तरीके हैं जिनसे लोग हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों पर असर डालते हैं, और ज्यादातर तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। सही बात है। हमारी आज की बातचीत द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन नाम की किताब के एक सारांश पर आधारित है। तो आज का मकसद साफ है, हम ये समझना चाहते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। इसका उद्देश्य हेरफेर करना सीखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद को इससे बचाने के लिए एक कह सकते हैं एक कवच तैयार करना है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये हथियार क्या है, फिर अपनी ढाल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में ये हेरफेर है क्या। देखिए, सारांश के मुताबिक ये इंसानी भावनाओं, डर, इच्छाओं और कमजोरियों की एक गहरी समझ पर आधारित है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसके तरीके बहुत ही आम लगते हैं, मतलब रोजमर्रा के। जैसे सारांश में कुछ मुख्य तकनीकों का जिक्र है। पहली है अपराध बोध, यानी गिल्ट। जैसा वो दोस्त वाला उदाहरण था। बिल्कुल, किसी को ये महसूस कराना कि अगर वे आपकी बात नहीं मानेंगे तो वो कुछ गलत कर रहे हैं या किसी को निराश कर रहे हैं। और ये काम करता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, है ना? हमें दूसरों को निराश करना अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ दोस्ती में नहीं, घर पे भी होता है। हाँ, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम हमारी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। ये एक क्लासिक लाइन है। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे अपराध बोध पर हमला है। दूसरी तकनीक है चापलूसी, फ्लैटरी। झूठी तारीफ। हाँ, किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना ताकि वो अच्छा महसूस करे और आपका काम कर दे। ये बहुत असरदार होती है क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। जैसे ऑफिस में कोई कहे, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारी जैसी समझ किसी की नहीं है। और फिर तुरंत बाद अपना कोई मुश्किल काम आपको सौंप दे। हाँ, एकदम सही। वो आपकी तारीफ करके आपको एक ऐसी जगह पर बिठा रहा है जहां से ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और तीसरी टेक्निक? तीसरी तकनीक थोड़ी अलग है और बहुत शक्तिशाली भी। वो है चुप्पी। साइलेंस। चुप्पी मतलब जब कोई बातचीत के बीच में जानबूझकर चुप हो जाता है तो सामने वाला असहज हो जाता है। ओहा, ये कला है महसूस किया है। वो खामोशी, वो बहुत भारी लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया है और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, वही तो। उस अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए व्यक्ति अक्सर सामने वाले की बात मानने को तैयार हो जाता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है, बिना एक शब्द कहे। और आखिरी है सीधा दबाव, प्रेशर। हाँ, किसी को तुरंत फैसला लेने के लिए मजबूर करना, उसे सोचने का वक्त ही ना देना। जैसे कोई सेल्स पर्सन कहता है, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, कल ये दाम बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इसे अभाव का सिद्धांत या स्कैर्सिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। वो आपके दिमाग में ये डर पैदा कर रहा है कि अगर आपने अभी फैसला नहीं लिया तो आप कुछ खो देंगे। मतलब वो हमारे तार्किक दिमाग को बाईपास कर रहा है। हाँ, और सीधे आपके डर और जल्दबाजी वाली भावना पर असर कर रहा है। वो चाहता है कि आप फायदा चूक जाने के डर से तुरंत फैसला ले लें। तो ये सब अपराध बोध, तारीफ, चुप्पी, दबाव, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये जानना कि हमारी भावनाओं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ा डरावना है। तो सवाल ये है कि हम खुद को बचाएं कैसे। सारांश में इस पर एक बहुत मजबूत और सीधी बात कही गई है। क्या? जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये होता कैसे है? मतलब सिर्फ ये जान लेने से कि कोई चापलूसी कर रहा है, उसका असर कम क्यों हो जाता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हेरफेर काम कैसे करता है। जब कोई हमारी भावनाओं को निशाना बनाता है, जैसे हमारा डर या हमारा अपराध बोध, तो हमारे दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, एमिगडाला, वो हावी हो जाता है। अच्छा, लड़ो या भागो वाला हिस्सा। हाँ, ऐसे में हमारा जो तार्किक हिस्सा है,
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसले लेता है, वो पीछे छूट जाता है। हम बस भावनाओं के बहाव में बहने लगते हैं। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि कोई हमारी भावनाओं से खेल रहा है, हम उस बहाव से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। उस पल में आप एक कदम पीछे हटकर सोचने लगते हैं, 1 मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे अचानक इतना दबाव क्यों महसूस हो रहा है? बस यही जागरूकता का पल उस भावनात्मक पकड़ को कमजोर कर देता है। और हमारे तार्किक दिमाग को वापस ड्राइवर की सीट पर ले आता है। एग्जैक्टली। आप कह सकती हैं कि मैनिपुलेशन का जादू तब तक ही चलता है जब तक हमें पता ना हो कि कोई जादू हो रहा है। द मोमेंट यू नेम द गेम, you've already broken the spell. तो यहीं से भावनात्मक नियंत्रण यानी इमोशनल कंट्रोल का महत्व शुरू होता है। हाँ, अपनी भावनाओं को एक सिग्नल की तरह देखना, ड्राइवर की तरह नहीं। भावनाएं आपको बता रही हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन फैसला आपको अपने तर्क से लेना है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, अगर भावनाएं हमारी कमजोरी बन सकती हैं, तो हम मुश्किल या दबाव वाले हालात में भी खुद को शांत रखकर तार्किक रूप से कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो अब आते हैं उन व्यवहारिक कदमों पर जो सारांश में बताए गए हैं। इन्हें हम अपनी मानसिक सुरक्षा किट कह सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है, भावनाओं में बहकर नहीं, तर्क से फैसले लें। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है समय का इस्तेमाल करना। हेर-फेर करने वाले अक्सर जल्दबाजी चाहते हैं, है ना? हाँ। अगर कोई आप पर तुरंत फैसला लेने का दबाव डाल रहा है, तो बस इतना कहें, मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, या मैं इस पर कल जवाब दूंगा। ये छोटा सा वाक्य आपको उस दबाव वाले माहौल से बाहर निकाल देता है। हाँ, और सोचने का मौका देता है। उनका बनाया हुआ दबाव अपने आप कम हो जाता है। सही है। दूसरा नियम है, अपनी सीमाएं तय करें और बिना अपराध बोध के ना कहना सीखें। ये कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। सच है, खासकर हमारे समाज में जहां न कहना अक्सर बुरा माना जाता है। लेकिन ये अपराध बोध वाली तकनीक का सीधा और सबसे असरदार जवाब है। हमारी व्यक्तिगत रक्षा रेखा। बिल्कुल। जब आप अपनी सीमाओं को लेकर साफ होते हैं, तो दूसरों के लिए आपकी भावनाओं का फायदा उठाना मुश्किल हो जाता है। और ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक शांति और प्राथमिकताओं का सम्मान करना है। हाँ, और ना को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से कहें, ज्यादा सफाई ना दें। जैसे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपको लंबी चौड़ी कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहस की गुंजाइश बनती है। सही पॉइंट है। अब आते हैं एक और बहुत दिलचस्प बिंदु पर। सारांश में कहा गया है, शब्दों से ज्यादा उनके कामों को देखें। ये क्यों इतना जरूरी है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द, खासकर चापलूसी या बड़े बड़े वादे, धोखा दे सकते हैं। कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के काम और उसके व्यवहार का जो पैटर्न होता है, वो उसकी असली मंशा दिखाता है। अगर कोई लगातार तारीफ करता है लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी आपके साथ खड़ा नहीं होता, तो उसके शब्द खोखले हैं। हाँ, मतलब एक बार की घटना नहीं, बल्कि पैटर्न देखना जरूरी है। क्या वो जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें कोई तालमेल है? अच्छा। हेर-फेर करने वाले लोग अक्सर जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उनके कामों पर ध्यान देना इस धोखे की परत को हटा देता है। और आखिरी, पर शायद सबसे जरूरी बिंदु, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हेरफेर से बचाता है। इसका हेरफेर से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध है। हेरफेर करने वाले अक्सर लोगों की असुरक्षा, उनकी इनसिक्योरिटीज और कमजोरियों को निशाना बनाते हैं। वो उन लोगों को आसानी से निशाना बनाते हैं जो खुद पर शक करते हैं। हाँ, या जिन्हें बाहरी तारीफ की जरूरत होती है, या जो टकराव से डरते हैं। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, उसे अपनी कीमत पता होती है। उसे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। दबाव में आकर अपने फैसलों पर शक नहीं करता, और सबसे जरूरी बात, वो अपनी सीमाओं को लेकर मजबूत रहता है। आत्मविश्वास एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। तो एक सवाल उठता है, हर कोई किसी ना किसी तरह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश तो करता ही है। मैं अपने दोस्त को एक अच्छी फिल्म देखने के लिए मनाना चाहता हूँ। हाँ। एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए मनाते हैं। तो ये हेरफेर कब बन जाता है? नैतिक प्रभाव और हेरफेर में क्या फर्क है? ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है, क्योंकि यहीं पर रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा अंतर नीयत का है और पारदर्शिता का। नीयत? हाँ, जब आप किसी को नैतिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप पारदर्शी होते हैं। आप तर्क देते हैं, जानकारी साझा करते हैं, और सामने वाले को अपना फैसला लेने की आजादी देते हैं। और उसके फैसले का सम्मान करते हैं, चाहे वो हाँ कहे या ना। बिल्कुल।
इसमें अक्सर दोनों पक्षों का फायदा होता है, एक विन विन सिचुएशन। वहीं हेर-फेर धोखे और चालाकी पर आधारित होता है। अच्छा। इसमें आप जानकारी छिपाते हैं, भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं और किसी की कमजोरियों का फायदा उठाकर सिर्फ अपने मतलब के लिए उससे कुछ करवाते हैं। ये एक विन लूज सिचुएशन है। तो मतलब एक में आप तर्क और सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और दूसरे में धोखे और भावनाओं के शोषण का। एकदम सही। और इस किताब के सारांश का असली संदेश यही है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करे, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं। ये एक रक्षात्मक कला है, आक्रामक नहीं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हेरफेर हमारी भावनाओं और कमजोरियों पर काम करता है। ये अपराध बोध, चापलूसी, चुप्पी और दबाव जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। और इसका सबसे बड़ा तोड़ है जागरूकता। जैसे ही हम इन तकनीकों को पहचान लेते हैं, हम भावनात्मक सोच से निकलकर तार्किक सोच की तरफ बढ़ जाते हैं। और हेरफेर का असर कम हो जाता है। इसके अलावा अपनी सीमाएं तय करना, बिना अपराध बोध के ना कहना सीखना, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान देना, और सबसे जरूरी आत्मविश्वास बनाए रखना। ये कुछ ऐसे व्यवहारिक तरीके हैं जो हमें इससे बचा सकते हैं। और ये ज्ञान आत्मरक्षा के लिए है, हमले के लिए नहीं। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। ये सोचना दिलचस्प है कि हम खुद अनजाने में कितनी बार इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए की गई थोड़ी सी चापलूसी या किसी दोस्त को चुप कराकर अपनी बात मनवाना, क्या वो भी एक छोटे स्तर का हेरफेर है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि प्रभाव और हेरफेर के बीच की वो बारीक रेखा असल में कितनी धुंधली हो सकती है और हम दिन में कितनी बार उसे अनजाने में पार करते हैं।